हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोसाइकिल की क्लास में आज अपन क्वांटिटेटिव स्टडी, जो कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन ने टू टाइप से इसको डिवाइडेड किया था। जिसमें फर्स्ट अपन ने क्वालिटेटिव स्टडी, इसको कल की क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसका मीनिंग्स होता है कि कौन सा मतलब कौन इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसमें कौन इलेक्ट्रोड पे आके जमा होता है। ठीक है। क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब होता है कितना अमाउंट आके इस पे जमा होता है। देखिए, उसी की अपन स्टार्ट करेंगे आज, उसी की बातें अपन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अपन शामिल करते हैं सबसे पहले फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। आज का अपना टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का फर्स्ट लॉ, देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है अपने को। जैसे मान लीजिए अपन ने ये चीज देखी थी, ये टैंक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन है, कोई भी मोल्टन सॉल्यूशन है। तो क्या होता है उसमें, अपन ये देखते हैं कि जैसे ही अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को बैटरी से अपन जोड़ते हैं, तो क्या होता है इसमें जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, जैसा कि यहाँ पे अपन देख चुके थे कि इसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और ये नेगेटिव इसको अपन कैथोड बोलते हैं। तो अपन ने देखा पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे जमा होते हैं और नेगेटिव चार्ज एनोड पे जमा होते हैं। यहाँ पे अपन ये स्टडी करेंगे कि कितना अमाउंट जमा होता है। ठीक है। तो देखिए, ये जो अमाउंट जमा होता है, ये जो अमाउंट जमा होता है उसको अपन बोलते हैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमेशा जो ये जिसमें अपन जो बैटरी से, ये जो सेल है या फिर जो बैटरी से अपन जो करंट पास करते हैं, ठीक है, ये जो करंट पास करते हैं और उसके मतलब प्रोपोर्शनल होता है। करंट कितने समय तक अपन पास करते हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन ये कहते हैं डब्ल्यू प्रोपोर्शनल क्यू। ये होता है फैराडे फर्स्ट लॉ। देखिए, इसको लैंग्वेज टाइप में अपन बोल सकते हैं कि ये जो वेट होता है, वेट वेट मतलब जो वेट होता है of the substance, the weight of the substance deposited or liberated at electrode as the result of electrolysis is directly proportional to the quantity of electric passed थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन इस इलेक्ट्रोलाइट में जो भी इलेक्ट्रिक पास करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे लिबरेट होने वाले एनोड और कैथोड पे लिबरेट होने वाले सबस्टेंस का अमाउंट। ठीक है। तो सबस्टेट का वेट होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। ये इसका फर्स्ट इक्वेशन अपन यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज आप समझते जाना। डब्ल्यू अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है वेट ऑफ सबस्टेंस, वेट ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन ग्राम में। ठीक है। इसका मीनिंग्स क्या होता है, वेट ऑफ सबस्टेंस का मतलब मीनिंग्स क्या होता है, डिपोजिटेड और लिबरेटेड, मतलब सॉलिड होगा डिपोजिटेड हो जाएगा, गैसेस होगा लिबरेटेड हो जाएगा। डिपोजिटेड लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। क्लियर है। दूसरा अपन इसमें क्यू का मीनिंग्स देखते हैं। क्यू क्या होता है यहाँ पे, क्यू होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, वापस मैं आपको बताता हूँ फैराडे का फर्स्ट लॉ अपने को क्या कहता है कि जो एनोड और कैथोड पे डिपॉजिटेड सबस्टेंस है, उसका वेट इलेक्ट्रोलाइट में पास करने वाली इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जितने अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सबस्टेंस जमा होता है, उसका वेट उतना ही ज्यादा होता है, उतना ही उसका वेट होता है। ठीक है। अब अपन ये जानते हैं कि Q जो होता है, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं Q इक्वल टू आई टी। आई का मीनिंग्स हो जाता है, आई का मीनिंग्स होता है करंट,
और टी का मीनिंग्स यहाँ पे है टाइम, मतलब जो पास होने वाला करंट है और कितने टाइम तक। ठीक है, अपन इसकी यूनिट लिख सकते हैं, ये होता है अपना सेकंड, इन सेकंड। टाइम अपन लेते हैं सेकंड में, इन सेकंड हो जाएगा। और करंट अपन लेते हैं एम्पियर में, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो Q होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी होती है। ठीक है, वो क्या होती है, करंट, करंट इनटू टाइम होती है, मतलब एम्पियर इनटू जितना भी एम्पियर है, कितने सेकंड में अपना इसको पास करते हैं, उसी के मतलब इक्वल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं। हाँ, यहाँ पे अपने को इन छोटी छोटी बातों को सीखते हुए मतलब क्वेश्चन आंसर पे अपने को जाना है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, देखिए ये जो W है, ये W है, W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। ओके है, और WIT प्रोपोर्शनल है, इसका अपन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का जब अपन साइन हटाते हैं तो W इक्वल टू ZIT। यहाँ पे जो Z है, यहाँ पे जो Z है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, जो कि एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। समझ गए होंगे बात को आप ध्यान से। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक कंडीशन रखता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये कंडीशन क्या रखेंगे अपन, कि मान लीजिए जो भी अपन अपने पास से कुल मिला के एक जो नई चीज आ रही है, वो क्या है, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, जहाँ पे अपन सब चीज का मीनिंग्स जानते हैं। W का मीनिंग्स होता है वेट ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम, I का मीनिंग्स होता है करंट होता है, ठीक है, इन एम्पियर। T का मीनिंग्स होता है टाइम होता है इन सेकंड। एंड Z का मीनिंग्स होता है केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं, अगर जो टी है अपना, या फिर आई की बात करें, आई अगर अपन जो भी करंट पास कर रहे हैं, वो अगर अपन 1 एम्पियर का पास करें, ओके, और टी की वैल्यू अपन लिख सकते हैं लेट आई 1 एम्पियर एंड टी 1 सेकेंड। तो इसको अपन बोल देंगे क्यू क्या हो जाएगा अपना, 1 कुलाम हो जाएगा। क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, 1 कुलाम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि देखिए इन दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अपन ये बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास होने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी उसका करंट 1 एम्पियर हो, और अगर अपन 1 सेकंड तक उसको पास करें, तो डिपॉजिटेड होने वाला सबस्टेंस का वेट उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, मतलब W इक्वल टू जेड होगा। ये अपन ने यहाँ पे देख लिया है। इसका मीनिंग यही होगा सीधा सीधा था, कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द वेट ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम दैट इज deposited or liberated when 1 ampere current is passed through electrolyte for 1 second। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है, उसमें अगर अपन ये चीज करते हैं तो अपने को ये मिलता है। दूसरी बात है, अपन ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए W इक्वल टू जेड क्यू हो सकता है। ठीक है, ये भी सही बात है। तो अगर मान लीजिए क्यू है, क्यू अगर अपन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक में अपन इलेक्ट्रिसिटी 1 कुलाम पास करें, ठीक है, वन, दूसरा डेफिनेशन का पार्ट यहाँ पे है, 1 कुलाम अगर पास करते हैं अपन, ठीक है, तो भी क्या होगा कि जो जेड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डिपोजिटेड सबस्टेंस के वेट के इक्वल होगा। दो बातें मैंने आपको बताई है। फर्स्ट बात ये क्या है, यहाँ पे देखिए वापस मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन ये है, सेकंड इसकी डेफिनेशन ये है। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि अगर अपन जो इलेक्ट्रोलाइट में जो पास होने वाला करंट है वो 1 एम्पियर का हो, और पास होने वाला करंट 1 सेकंड तक अगर अपन पास करें, ठीक है, 1 सेकंड तक अगर अपन पास करें, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, जो सबस्टेंस जहां पे डिपॉजिटेड हो रहा है उसके वेट के इक्वल होगा। दूसरा डेफिनेशन क्या है, कि इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
1 कूलाम पास करते हैं, 1 कूलाम पास करते हैं, तो भी क्या होगा, डिपॉजिटेड जो सबस्टेंस का वेट है वो इक्वल होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के, ठीक है, जेड के इक्वल होगा। ये दोनों चीजें अपन ने देखी। अब ये कुछ और भी चीजें हैं जो अपने मतलब 11th से 12th बेस की चीजें हैं, अपने को वो आनी जरूरी है, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन होगा ये जो जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इसके इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक है। तो देखिए कुछ काफी चीजें हैं अपने को पता भी है, रिकॉल मैं आपको करवाता हूँ, नोट डाल डाल के अपन लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला अपना पॉइंट है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो अपन बता सकते हैं वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 19 कूलम, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना, तो अपन ये भी बता सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा। तो दूसरा इसमें अपन पॉइंट क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बता सकते हैं, और वो क्या होगा अपना, वो हो जाएगा 1.6 10 की पावर माइनस 19 गुलाम इंटू अवोगाद्रो नंबर हो जाएगा, Na हो जाएगा, ओके है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 गुलाम इंटू 6.203 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो आता है अपना 96500, मतलब लमसम इतना आता है कुलाम, और ये जो वैल्यू होती है 96500, इसको अपन बोलते हैं 1 फेराडे। तो देखिए अपन ने दो चीजें यहाँ पे देखी है। सबसे पहले अपन ने देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपना है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, अपन बोल सकते हैं 96500 कूलम, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं 1 फेराडे। काफी सिंपल से फैक्ट है, अपन ने खूब पढ़े हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ से अगर 1 फेराडे की बात करूं, 1 फेराडे क्या होता है, तो 1 फेराडे को मैं बोल दूंगा 96500 कूलम बोल दूंगा, और 96500 कूलम ही क्या है, ये क्या है, चार्ज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसी का चार्ज है ये, और इसी को मैं क्या बोल दूंगा, इसी को बोल दूंगा अवोगाद्रो नंबर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अपने को इक्वेशन मिलती है, अपने को ध्यान रखनी है। चलिए दूसरी बातें अपन सीखते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं, आपसे अगर पूछते हैं कि 1 मोल NaOH का मास कितना है, मास ऑफ 1 मोल NaOH, तो कितना होता है ये, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास किसको अपन बोलते हैं, 1 मोल सबस्टेंस का जो मास होता है उसी को अपन मोलर मास बोलते हैं। और NaOH का मोलर मास आपको सबको पता है, ये कितना होता है अपना, 40 ग्राम होता है। ये अपन ग्राम में अपन वैल्यू रखते हैं। अब इसी के साथ अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 m NaOH, 1 मोल NaOH, इसका कितना वेट होता है, कितना वेट होता है इसका, 40 ग्राम वेट होता है। दूसरी बातें अपन यहाँ पर देखेंगे। दूसरी बातें क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 है, उसका मास कितना होता है, 1 मोल H2SO4 का मास कितना होता है, तो ये भी अपन बता देंगे। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, मास ऑफ 1 मोल H2SO4, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, H2SO4 का मोलर मास बोलेंगे। और H2SO4 का मोलर मास क्या होगा, अपन जानते हैं 90 ग्राम होता है, 98 ग्राम होता है। या फिर अगर मैं इसको लिखूं 1 m H2SO4 का मास कितना होता है, तो वो कितना होता है, 98 ग्राम होता है। क्लियर है बात यहां तक। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, ये हो गया अपना मास की वैल्यू। दूसरी मैं अगर पूछूं, मास मोलर मास की बात होगी, ठीक है, मतलब 1 मोल मोलर मास, 1 मोल मास, और इसी को अपन बोलते हैं मोलर मास। अब दूसरी अपन बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूं यहीं पे ग्राम इक्विवेलेंट मास,
तो इसके बाद का जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टेंस। इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास। देखिए क्यों बोल रहे हैं अपन ऐसा, देखिए क्यों बोल रहे हैं। आपको मैंने बोला है, आपको मैंने बोला है कि मास ऑफ 1 मोल H2SO4 या फिर 1 मोल सबस्टेंस, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मोलर मास। मोल सबस्टेंस को मोलर मास बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टेंस है तो ग्राम इक्विवेलेंट मास बोलेंगे, बिल्कुल यस, इसको अपन ग्राम इक्विवेलेंट मास बोलेंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये अपन देखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मास, अगर मैं इसको जीईएम लिख दूं, ग्राम इक्विवेलेंट मास जीईएम, तो ये हो जाता अपना मोलर मास डिवाइड बाई एक्स फैक्टर। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, वापस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ 1 बाई 1 करके। देखिएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सबस्टेंस जितना होगा अपन निकालते हैं। देखिए एनिमल्स का कितना हो जाएगा, 20 अपना 23.5 इसका हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 1.5 अपन मान लेंगे, तो इसका 40 हो जाएगा कुल मिला के। H2SO4 का इसी तरह से कितना हो जाएगा, मोलर मास 98 है। दूसरा, मोलर मास के अलावा जो डेफिनेशन अपने आती है, मोलर मास के अलावा जो डेफिनेशन आती है वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास अपन कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर अगर अपने को पता चल जाए तो अपन किसी भी सबस्टेंस का ग्राम इक्विवेलेंट मास अपन निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा अपने को जरूरी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये जरूरी है कि मोल कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, जितना अपने काम का है उतना ही अपन रिवाइज करेंगे, बाकी मोल कॉन्सेप्ट अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये जो एक्स फैक्टर है, ये जो एक्स फैक्टर है इसको मैं बताता हूँ आपको। ये जो एक्स फैक्टर है ये क्या, किसी भी एसिड का हो सकता है, सबस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये बेस का भी हो सकता है, ये अपना आयंस का भी हो सकता है, और ये किसी साल्ट का भी हो सकता है। तो देखिए अपन किस तरह से अपन इनके एक्स फैक्टर की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एसिड। देखिए एसिड की बात करते हैं, चलिए एसिड में लिखता हूं एक HCl, दूसरा मैं लिखता हूं H2SO4, तीसरा मैं लिखता हूं HNO3। तो एसिड का एक्स फैक्टर अपन कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप ध्यान रखना उस एसिड में H प्लस आयन कितने हैं, H प्लस आयन का इक्वल होगा एक्स फैक्टर, ठीक है। तो HCl में H प्लस आयन कितने हैं, 1 है, तो इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। H2SO4 में H प्लस आयन कितने, 2 है, तो एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। HNO3 में कितने हैं, 1 है, तो इसका भी एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एसिड का एक्स फैक्टर अपन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयन इन एसिड दैट इज इक्वल टू एक्स फैक्टर, ठीक है। यही इसका एक्स फैक्टर होता है। अब दूसरी बात करते हैं इसके साथ अपन बेस की, और बेस का अपन कैसे निकालते हैं, इसमें नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन जितने होंगे उतना ही उस बेस का एक्स फैक्टर होगा। तो देखिए एग्जांपल मैं लेता हूँ NaOH, इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, OH अगर 1 है तो एक्स फैक्टर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। KOH की बात करते हैं तो इसका एक्स फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ CaOH2 तो इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 एक्स फैक्टर हो जाएगा। दो बातें हुई यहाँ पे, ठीक है। तीसरा अपन आयंस की बात करते हैं, आयंस का एक्स फैक्टर अपन कैसे निकालते हैं, तो देखिए आयंस का, ठीक है, काफी आयंस में लिखता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए OH नेगेटिव लिख दिया मैंने, H प्लस लिख दिया, Cl नेगेटिव लिख दिया, CO3 माइनस 2 लिख दिया, SO4 2 माइनस हो गया अपना, Al प्लस 3 हो गया, Ca प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो ये होता है
कि आयंस जितना चार्ज कैरी करता है, आयंस अपने पास जितना चार्ज रखता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, उसी को अपन अक्स फैक्टर बोलते हैं। तो इसका अक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। H प्लस का एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। Cl का एक्स फैक्टर 1 हो जाएगा। CO3 माइनस का 2 हो जाएगा। SO4 माइनस का 2 हो जाएगा। इसका 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं अपन चार्ज कैरिड बाय द आयन इज द एक्स फैक्टर ऑफ आयंस। आयंस का एक्स फैक्टर क्या होता है, जिस आयंस पे कितना चार्ज होता है वही इसका एक्स फैक्टर होता है। अब लास्ट एंड फाइनल अपन बात करते हैं सॉल्ट की। देखिए काफी अपन ने ये जो अपन मोलर मास होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास होते हैं, यहाँ पे काफी सारी दिक्कतें आते हैं, लेकिन मैंने आपको सारी दिक्कतें सॉल्व कर दी है कि अपने को ज्यादा से ज्यादा आयंस का पूछ लेंगे, सॉल्ट का पूछ लेंगे, एसिड होगा या फिर बेस होगा, ठीक है, यही चार चीजें होती है। तो अगर अपन इनका एक्सपेक्टर पता कर जान जान पाते हैं, अपन निकाल सकते हैं, तो अगर मोलर मास अपने को बिल्कुल अपन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास इसका अपन इजीली निकाल सकते हैं डिवाइड करके एक्स फैक्टर को, ठीक है। कॉमन सी चीजें हैं, बिल्कुल इजी चीजें हैं। तो देखिए सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट का मीनिंग्स क्या होता है, आप ये देखना, इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज देखना, टोटल पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप टोटल नेगेटिव चार्ज, कोई भी एक चीज आप देख सकते हो। टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप टोटल नेगेटिव चार्ज, यही क्या होता है, इसका एक्स फैक्टर होता है। तो देखिए एग्जांपल, मान लीजिए NaCl है, तो Na प्लस है, 1 हो गया। मान लीजिए CaCl2 है, Ca+2 हो गया यहाँ पे, तो +2 हो गया, 2 हो गया इसका स्पेक्टर। जैसे मान लीजिए Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, तो कोई भी एक देख लो आप। तो देखिए नेगेटिव चार्ज SO4, इसमें -2 होता है, 3 है मतलब -6, तो इसका 6 एक्स फैक्टर होता है, ठीक है। इसी तरह से Ca3PO4 2, तो PO4 -3 होता है, तो इसका भी कितना हो जाता है अपना 6 एक्स फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा मान लीजिए अपना सॉल्ट ये है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। इसका अगर अपन देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज देखो आप, तो पॉजिटिव चार्ज देखेंगे अपन, देखिए K प्लस हो गया अपना ये, और Al2, Al पे कितना हो जाएगा, +3 होता है, तो 2 पे कितना हो गया, +6 हो गया, यहाँ पे +1 +2 हो गया। तो अपन और बात कर सकते हैं कि यहाँ पे 6 एंड 2, इसका एक्स फैक्टर कितना होता है अपना 8 होता है, ठीक है। आप बताना मेरे को, KCl MgCl2 6H2O, ये एक्स फैक्टर, इसका एक्स फैक्टर की वैल्यू होती है वो 3 होती है, ठीक है। कैसे हो जाती है, आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए एक्स फैक्टर अपन ने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। एक्स फैक्टर अगर अपन ने कैलकुलेट कर दिया, तो देखिए मैं आपसे एक्स फैक्टर ये कहाँ काम आता है, क्या काम आता है, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। मान लीजिए अपने पास क्या है, एसिड है, या फिर बेस है, या फिर क्या है, आयन है, या फिर कोई अपने पास सॉल्ट है, ठीक है। उसका अपने को क्या पता करना है, उसका अपने को मोलर मास पता करना है, 1 मोल का मास, ओके। उसका अपने को क्या पता करना है, एक्स फैक्टर पता करना है, और अगर एक्स फैक्टर अपने को पता चल जाए तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास अपने को पता करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं NaOH, NaOH लेते हैं। NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, NaOH बेस है, OH 1 है, 1 हो गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट भी 40 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं H2SO4 की बात करता हूं, तो मोलर मास 98 हो जाएगा, एक्स फैक्टर 2 है, तो ये हो जाएगा अपना 49 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है मोलर मास की वैल्यू, ये भी ग्राम में होती है, और ग्राम इक्विवेलेंट मास की वैल्यू है, ये भी ग्राम में होती है। थर्ड में लेता हूँ, जैसे मान लीजिए अपना है NaCl है, ओके। NaCl, इसका मोलर मास हो जाएगा 58.5, ठीक है। 23.5 तो ये हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा, और इसका एक्स फैक्टर 1 है, ओके। और ग्राम इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इसका 58.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर AlCl3 की बात करता, ठीक है,
AlCl3 की बात करते हैं अपन, तो देखिए, हाँ जी, AlCl3 आप निकाल लेना, इसका मोलर मास कितना होता है, अक्स फैक्टर आपको बता दूंगा, इसका 3 होता है, इसमें डिवाइड कर लेना, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए अपने को आयन दे दिया Al+3, ठीक है, Al+3 का मोलर मास कितना हो जाएगा अपना, 27 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का 1 मोल एल्यूमिनियम 27 ग्राम होता है, ओके। और इसका एक्स फैक्टर हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरह से अपन कर सकते हैं। जैसे आपको Ca+2 दे दिया, Ca+2 का मोलर मास अपने को पता होना चाहिए, इसका एक्स फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, तो ये अपन इजीली निकाल पाएंगे। Ca+2 40, तो ये हो जाएगा अपना 20। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है मोलर मास एंड ग्राम इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए। अब देखिए आगे इसके बढ़ते हैं अपन, हाँ जी। देखिए नेक्स्ट अपन पार्ट लेते हैं इसमें, मोल। मोल क्या होते हैं, देखिए मोल क्या होता है अपना, मास इन ग्राम, किसी भी सबस्टेंस की बात करें, मास इन ग्राम, ओके, और डिवाइड बाई मोलर मास, इसको अपन बोलते हैं मोल बोलते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं, ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं, देखिए मोलर मास से अपन क्या लिया है, मोल लिया है, ठीक है, ओके है। देखिए मोलर मास से अपन ने क्या लिया, मोल्स लिए हैं, ठीक है। और ग्राम इक्विवेलेंट अपन कैसे निकाल देंगे, ये भी अपन निकाल देंगे मास इन ग्राम, और यहां पे ले लेंगे अपन ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, मास इन ग्राम से ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ले लेंगे। यहाँ पे मोलर मास है, तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास है, दोनों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल की बात करता हूँ, 1 मोल की बात करता हूँ, देखिए सपोज कीजिए 1 मोल की बात करता हूँ, तो 1 मोल क्या हो जाएगा अपना, मोलर मास हो जाएगा। 1 मोल को ही अपन क्या बोल देंगे, मोलर मास बोल देंगे। इसी तरह से 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं, तो उसी को अपन क्या बोल देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास बोल देंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म्स अपने को पता होनी चाहिए। देखिए एक पॉइंट अपन और क्लियर करते हैं। देखिए अपन ये चीज जानते हैं कि 96500 गुलाम, ठीक है, 96500 गुलाम जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये कितना सबस्टेंस डिपॉजिट करती है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अपन 1 फैराडे डालते हैं, ठीक है, 1 फैराडे डालते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टेंस डिपॉजिट करता है, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना मोलर मास नहीं, 1 ग्राम मोलर मास नहीं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपोजिटेड सबस्टेंस, डिपोजिटेड सबस्टेंस कितना सबस्टेंस डिपोजिट करता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रू है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये चीज ध्यान रखोगे आप, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब अपन बोल देंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, और ये भी किस में, ग्राम में हो जाएगा, ठीक है, हमेशा ग्राम में ही आता है, ठीक है। ये अपन देखिए यहीं से लिखे ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीनिंग्स क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है, ये अपन ने लिख दिया। अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट मास का मीनिंग्स क्या होता है, ये अपन जानते हैं, मोलर मास डिवाइड बाई एक्स फैक्टर। ये सारी चीजें आप क्लियर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास होगी क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी, ठीक है। अपने को फेराडे लॉज फर्स्ट इतना करना है कि अपने को ये भी पता चल जाए कि कौन सा आयन एनोड पे जा रहा है, कौन सा आयन कैथोड पे जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कितना अमाउंट पे जा रहा है, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अगर आयंस कैथोड एनोड पे चले गए तो उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या बचा, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो ऑल ओवर मिला के अपने को फैराडे फर्स्ट लॉ इस तरह से करना है, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, समझनी है, ठीक है। सारी चीजें आपके
ऑन द टिप्स होनी चाहिए, जो भी अपन छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं, ये भी ग्राम में वैल्यू होगी। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे अपन देखते हैं, दूसरी बात यहाँ पे अपन देखते हैं कि मान लीजिए 96 अपन ने देखा कि 96 है, इसी को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखूं, इसी को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखूं तो आप क्या लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 1 फैराडे भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी डिपोजिटेड सबस्टेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, सेम वही चीजें हो जाएगी। अब मैं इसको अगर मान लीजिए अपना 96500 गुलाम पास कर रहे हैं तो अपने को 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं 1 गुलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, 1 गुलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो अपने को क्या चीज मिलेगी, अपने को ये मिल जाएगी जीईएम, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जीईएम लिख सकते हैं इसको ये अपन, डिवाइड बाई 96500, ठीक है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, मोलर मास डिवाइड बाई एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर हो जाएगा इंटू 96500 ग्राम। अब देखना एक बात मेरे को बताओ, 1 गुलाम करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, 1 गुलाम करंट पास कर रहे हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। देखिए तो पीछे आता हूं मैं, मैंने आपको आज ही क्या समझाया है, आज ही मैंने आपको ये चीज समझाई है। देखिए देखिए ये चीज समझाया मैंने आपको, अगर 1 गुलाम करंट अपन पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो वेट क्या होगा, वेट क्या होगा अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। मतलब जो 1 गुलाम होगा, 1 गुलाम होगा, ठीक है, अपन पास कर रहे हैं तो वेट क्या होगा अपना जेड के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तो अब चलिए तो अपन अब अपन वापिस चलते हैं अपन उसी पे। हाँ जी, ये अपन वेट निकाल रहे हैं, डिपॉजिटेड का वेट ही तो अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। वेट में अपन ने निकाल लिया, यही क्या होगा फिर, यही जेड के इक्वल होगा, जेड इक्वल टू मोलर मास लिख दूं मैं, ये लीजिए मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। यहाँ पे अपन देखेंगे एक्स फैक्टर को अपन एन यूज करेंगे, एक्स फैक्टर को एक्स फैक्टर कब यूज करेंगे, जब अपने को मोलर मास दे रखा है और इक्विवेलेंट मास अपने को निकालना है, ध्यान रखना आप इस चीज को। और यहाँ पे जो अपन एन यूज कर रहे हैं जो एक्स फैक्ट्री है, ये अपन कैसे देखेंगे, ये तो अपन वैसे देखेंगे ना कि जो आयंस है वो डिपॉजिटेड हो रहे हैं एनोड या कैथोड पे, ठीक है, तो उसमें चार्ज डिफरेंस कितना है वो चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। देखिए आगे और आपको क्लियरिटी होती जाएगी। तो अपन इसको लिख रहे हैं, मोलर मास को एम लिख दिया, एक्स फैक्टर को एन लिख दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना फैराडे। एक तो अपना ये इक्वेशन बहुत ही काम की है, ध्यान रखना। जेड से देखो मैंने आपको लिंक कर दिया इसको, कैसे किया है, 1 गुलाम, 1 गुलाम का जो वेट होगा, 1 गुलाम का वेट यही है, इसी को अपन क्या बोल देंगे, जेड बोल देंगे, क्योंकि ये अपन ने डेफिनेशन में पढ़ लिया। दूसरा अपन दूसरा जो इसमें होगा दूसरा इक्वेशन, वो अपन क्या काम में ले लेंगे, वो अपन ये काम में ले लेंगे जेड इक्वल टू अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को, ठीक है, एम अपॉन एन, ठीक है, तो क्या यही अपना एम अपॉन एन, वही एक्स फैक्टर, वही अपना एन है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन जीईएम बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, डिवाइड बाई एफ। ये दोनों इक्वेशन आप ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको सीधे भी बता सकता था, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, आप इतनी चीजों को करोगे, ठीक है, तो कभी नहीं भूल पाओगे इस चीज को, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अपने क्या क्या इक्वेशन काम आएंगे वो भी अपन देखते हैं। एक अपन ने इक्वेशन देखा W इज इक्वल टू जेड, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको ए दूं। दूसरा अपन ने क्या देखा, W इक्वल टू एम अपॉन एन एफ क्यू, गुलाम तो होगा ही ये, ठीक है, गुलाम तो होगा ही भैया ये लीजिए, यहाँ पे गुलाम तो है ये, ठीक है। ओके है, W देखिए कहीं पे देखिए गुलाम एक वो चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए इस जेड की वैल्यू क्या, इस जेड की वैल्यू ये होगी, ठीक है, पीछे से अपन ने देख लिया। ओके, जेड की वैल्यू अपन ये लिख देंगे एम अपॉन एन एफ, ठीक है। चलिए दूसरा इक्वेशन हो गया बी। थर्ड अपन इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं, इसको अगर मैं बोलूं ई अपॉन एफ,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए Q, ये हो जाएगा C, ग्राम इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, ये अपन बोल देंगे इसको। इसी के साथ अपन अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं W इज इक्वल टू ZIT के रेफरेंस में देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना D, और इसको भी मैं IT के रेफरेंस में अगर करूं तो M/NF/IT। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं लिख रहा हूँ। और लास्ट अगर मैं इसको देखूं तो W इक्वल टू E/F/IT। ये सारे इक्वेशन अपने को ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है। 6 के 6 इक्वेशन ऑन टिप्स होने चाहिए जब भी अपन फैराडेज लॉ के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हैं ये अपने को पता है, मैंने आपको बार बार बताया कि W क्या है, I क्या है, E क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि ये जो M है, ये जो M अपन देख रहे हैं ये वाला M, ठीक है, ये क्या है अपना, ठीक है। अपन ने I देख लिया, Z देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपन ने देख लिया, N अपना हो ही गया, ठीक है। N अगर आप और अपन क्लियरिटी के साथ बोले तो N अपना एक्स फैक्टर है, और एक्स फैक्टर अपन देखेंगे आयंस का जो डिफरेंस है, ओके। चलिए, तो जो M होता है वो क्या होता है, M होता है वो क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, डिपोजिटेड और लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का मोलर मास होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से आपको। चलिए नेक्स्ट अपन टर्म्स यूज करते हैं। देखिए मोलर मास, अगर अपने को मोलर मास पता हो, कुछ एटम्स के आयंस के मैं लिख देता हूं, काफी काम आएंगे अपने, ठीक है। देखिए अगर मैं एटम का लिखता हूं, एटम या फिर मेटल, ठीक है, तो इसको अपन बोल देंगे एटम मेटल में। देखिए सोडियम, इसका अपन जानते हैं 23 ग्राम होता है, मैग्नीशियम है 24 ग्राम, एल्यूमिनियम 27 ग्राम है, कॉपर है, ये हो जाएगा अपना 63.5, ओके। जिंक का आपको ध्यान रखना है 65, एजी का आपको ध्यान रखना है 108। देखिए कई जरूरी तो है नहीं कि आपको मोलर मास दे दिया जाए, अपने को मोलर मास पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूंगा एटम या मेटल के ग्राम एटॉमिक मास, इसको अपन क्या बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं। और चलिए अगर मैं मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, मॉलिक्यूल्स लेता हूँ या फिर कंपाउंड लेता हूँ, गैस लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। तो जैसे H2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा, O2 है तो इसका हो जाएगा 16 ग्राम, ओके। Cl2 है जैसे तो Cl का 35.5 होता है, अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं Cl 35.5 ग्राम, तो ये हो जाएगा अपना 71 ग्राम, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 31 होता है, कितना होता है 34, बिल्कुल ठीक है, ये 70 ग्राम हो जाएगा अपना Cl2 का। चलिए हाँ जी, इतनी सारी चीजें अपन ने की है, एक तरह से इसको मैं अगर अब समराइज की बात करूं, जो भी चीजें अपन ने पढ़ी है इसको मैं समराइज करता हूं। देखिए अपन ने देखा एफ फैराडे, फैराडे दैट मीन्स ये फैराडे है, इसकी वैल्यू कितनी है 96500 कूलम, ओके है। दूसरी बात देखिए अपन ने आई, आई का मीनिंग्स क्या है, करंट है, और इसकी वैल्यू अपन किस में लेते हैं एम्पियर में, एम्पियर हो जाएगा। तीसरी बात टाइम, तो टाइम अपन किस में लेते हैं इन सेकेंड हो जाएगा। चौथी चीज अपन क्यू की बात करते हैं तो ये क्या है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको अपन कूलम में लेते हैं, इसको अपन कूलम में लेते हैं। और एक अपन लेते हैं ई, जिसको मैं बोलता हूं ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास। कई बार देखिए अपने को ई भी मैं लिखूंगा तो आपको यही समझना है, मतलब GEM को ही अपन क्या बोलते हैं
ई बोलते हैं। जैसे अपन GMM को, ग्राम मोलर मास को अपन क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, इसी तरह से अपन GEM को क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें। अब नेक्स्ट अपन एन को भी अपन देख लेते हैं, ये क्या होता है अपना। चलिए मैं लिख देता हूं, इट इज नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट। देखिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको यही तो बताया कि जो एन है, एन यहाँ पे अपन एक्स फैक्टर यूज नहीं करेंगे, अपन ये यूज करेंगे जैसे मान लीजिए Ca+2 है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे आ जाएगा, तो उस इलेक्ट्रोड के मोल्स, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको अपन बोलते हैं एन। ठीक है, लॉस्ट ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of 1 mole of substance, 1 mole of substance in electrolysis। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन एंड कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 1 मोल सबस्टेट को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए उस कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उनका अपन मोल्स लेते हैं। ठीक है, चलिए एक इंडेक्स आपके सामने लिखता हूं मैं। जैसे मान लीजिए, अपन एन की वैल्यू अपन देख रहे हैं। हाँ जी, मान लीजिए एग्जांपल लूं मैं Al+3, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस से कन्वर्ट हो रहा है Al सॉलिड में। ठीक है, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या है, इसके लिए 3 हो जाएगी, बिल्कुल 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये बोलता हूं, देखिए 1 मोल Al+3 है, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, 1 मोल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है, यही तो एन की वैल्यू है। और क्या इसी को तो मैं एक्स फैक्टर बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन सोचना आपको इस तरह से, क्योंकि एक्स फैक्टर अपन ने क्या देखा है, चार्ज कितना है। ठीक है, चार्ज कितना है आयन पे, H+ कितने आयन पे, OH कितने आयन पे, सॉल्ट बेस पे, H+ कितना है एसिड पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है सॉल्ट पे, उससे अपन एक्स फैक्टर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे फेराडेज लॉज में जब भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्स फैक्टर का मीनिंग्स कहाँ तक रह जाएगा, इक्विवेलेंट मास कन्वर्ट हो रहा है जब मोलर मास में, केवल वहां तक रह जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी वो मैंने आपको बताई। सपोज कीजिए अपना Al+ है। ठीक है, और ये Al सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स नीड होंगे। दूसरा, मान लीजिए अपना ये है Al2SO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है अपना Al सॉलिड में, डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे कितने मोलर मास होंगे, देखिए एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा अपना एल्यूमिनियम, देखिए अपना SO4-2 6 हो गए एल्यूमिनियम पे, 1 मोल एल्यूमिनियम पे देखना। ठीक है, अगर मैं इसका अगर एक्स फैक्टर देखता हूँ, देखिए डिफरेंस अपना यही है इसका, क्योंकि कई बार ये अपन कंफ्यूजिंग अपने को रहती है यहाँ पे। अगर मैं इसका एक्स फैक्टर निकालता, ठीक है, तो चार्ज कितना है इस पे, चार्ज कितना है इस सॉल्ट पे, चार्ज अपन देखेंगे इस सॉल्ट पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज कितना है अपना 6 है पॉजिटिव चार्ज, यही तो देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। देखिए पीछे की क्लासेस में आपको, आज ही मैंने आपको ये बताया एक्स फैक्टर का। हाँ जी, देखिए इसको, इसका एक्स फैक्टर कितना यूज कर रहे हैं, ये देखिए 6 कर रहे हैं ना L2 का, 3 नहीं कर रहे हैं। चलिए यही तो बात है कि यहाँ पे अपन 1 मोल का देखेंगे, यहाँ पे 1 मोल का कितना हो जाएगा, 1 मोल का हो जाएगा Al+3 ही होगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, ये -6 है, ये +6 है, 2 पे है, तो ये क्या हो जाएगा 2Al+3, तो 1 मोल पे कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो तो 3 आएगी, और x की वैल्यू 6 आएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है स्पेशली। ठीक है, तो ये चीजें बहुत काम आने वाली है, कंफ्यूजिंग करने वाली है,
तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया सारा माजरा क्या होता है। इसी तरह से मान लीजिए Ca+2 है और वो कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो बिल्कुल दो ही इसका एस्पेक्ट होगा, दो ही एन की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ Ca3 और PO4 2। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे, देखिए PO4 कितना हो गया, यहाँ पे PO4 2 4 हो गए। ठीक है, PO4-3 है, तो ये तो हो गए -6, और ये क्या हो जाएगा, एक पे कितना हो जाएगा, एक पे कितना हो जाएगा +6 कंप्लीट है, तो एक पे हो जाएगा Ca पे +2, 3 पे है तो +6 हो गया, तो 1 मोल पे कितना +2, तो इसका n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे H+ और ये कन्वर्ट हो रहा है अपना H2 में, देखना यहाँ पे गड़बड़ बहुत ज्यादा होती है, H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे 2H+ होगा। ठीक है, 2H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में। ठीक है बात, तो यहाँ पे क्या होगा अपना कि H2 के एक मोल को डिपोजिट होने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन काम में लेंगे, ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन काम में लेंगे। इसका n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लीजिए MnO4 माइनस, और ये कन्वर्ट हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है Mn सॉलिड में, तो कितना हो जाएगा, Mn पे 7 हो जाएगा, क्या 7 n की वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लीजिए MnO4 माइनस है और ये जब डिपॉजिट हो रहा है तो Mn+2 के रूप में डिपॉजिट हो रहा है, तो कितने हो जाएंगे अपने 5 हो गए। और अगर MnO4 माइनस है जो डिपॉजिट हो रहा है MnO2 में, तो इसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी, इसमें +4 हो गया, और ये हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए आप इसको अच्छे से। हाँ जी, Al2O3 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये -6 +6 एक पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 3 होगी, जबकि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 6 हो जाएगी। ठीक है, यही चीजें थोड़ी ध्यान रखनी थी। जैसे Fe+2 है तो इसके लिए n हो या फिर x हो, 2 होगा, लेकिन Fe2O3 है फेरिक ऑक्साइड, इसके लिए n की वैल्यू तो हो जाएगी 3 हो जाएगी, और x फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको याद करना है, वो आप एक ये ध्यान रखना, H2O का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और उससे अपने को डिपॉजिट हो रहे हैं, उसमें चाहे रिडक्शन हो या फिर ऑक्सीडेशन हो, उससे अपने को क्या मिल रहा है, रिडक्शन से तो अपने को मिल रहा है H2। ठीक है, H2 डिपॉजिट हो रहा है H2O से, तो अपने को n की वैल्यू कितनी है, 2 रखनी है। और अगर H2O वाटर ऑक्सीडेशन से, अगर वाटर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्योंकि देखो एनोड कैथोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ऑलवेज, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन कैथोड का मतलब रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करने का होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गए होंगे बात को। अगर ऑक्सीडेशन से अपने को मिले O2, O2 गैस, यहाँ पे H2 भी गैस, तो अपने को n की वैल्यू रखनी है 4। ये आप ज्यादा बेटर रहेगा याद कर। ठीक है, देखो ऑथेंटिक होता है, लेकिन क्या करेंगे, वो रिएक्शन याद करेंगे, कहीं दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है कि H2O अगर रिडक्शन प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है, और अपने को H2 लिबरेट हो रहा है, H2 डिपॉजिट हो रहा है, तो अपने को n की वैल्यू 2 रखनी है। और अगर H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है और अगर अपने को O2 डिपॉजिट हो रही है, ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रही है, तो अपने को n की वैल्यू 4 रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, क्वेश्चन अपना MnO4 माइनस, और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn3O4 में, तो अपने को n की वैल्यू पता करनी है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, ये लीजिए नाइट्रोबेंजीन है और ये कन्वर्ट हो रहा है एनिलीन में NH2, तो इसके लिए भी n की वैल्यू पता करनी है। सॉल्व करके देखना आप, कल मैं आपको आते ही इनका आंसर बताऊंगा। अब देखिए सिंपली दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंपली दो क्वेश्चन है अपने, जो डायरेक्ट अपन ने जो पढ़े हैं,
थोड़ा सा अपन इसका प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड for 10 minutes with a current of 1.5 ampere, then what is the mass of copper deposited at the cathode। अब देखिए, जो भी अपनी बेसिक जानकारी है वो आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। देखिए, मास अपने को पूछा है, Cu का, W अपने को पूछा है, ठीक है। W के जो भी फॉर्मूले आप रख लो, M/NF/IT, ठीक है, M/E/F/IT, ओके। दूसरा अपन W का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन, ZIT, यही लिखते हैं अपन, ठीक है। W का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ZQ रखते हैं। यही फॉर्मूले अपने, जो भी अपन ने 7-8 फॉर्मूले अभी किए हैं, यही फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं, ओके। तीनों फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं, IT के रेस्पेक्ट में, Q के रेस्पेक्ट में अपने ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हाँ जी, आ जाइए वापिस इस पे। देखिए, अब अपने को क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है टाइम, दे रखा है T, दे रखा है 10 मिनट। सबसे पहले तो अपन देखेंगे इस 10 को ही चेंज कर दो, मिनट को, इसको सेकंड में चेंज कर दो, क्योंकि अपन सेकंड में लेते हैं। दूसरा 1.5 एम्पियर, मतलब अपने को क्या दे रखा है, आई दे रखा है 1.5 एम्पियर, मतलब अपने को IT वाला फॉर्मूला यूज करना है। एक अपने को देखिए सॉल्यूशन किसका दे रखा है, CuSO4 का सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। CuSO4 का सॉल्यूशन अपने को दे रखा है, ध्यान रखना आप इस चीज को। तो यहाँ पे जो अपन M यूज कर रहे हैं, देखिए अभी मैंने आपको बताया है, जो अपन M यूज कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्योंकि देखो क्वेश्चन जब तक अपन नहीं करेंगे अपने को पता नहीं चलेगा कि अपन कौन सा मोलर मास यूज कर रहे हैं। ये लीजिए, मैं इसको स्टार लगा के लिख रहा हूं। M की वैल्यू क्या बताइए मैंने, जो डिपॉजिट हो रहा है उसी का मोलर मास लेंगे अपन, ठीक है। देखिए, अब कहानी क्या है यहाँ पे, कहानी अपनी ये आती है कि अपन CuSO4 का मोलर मास ले या फिर अपन Cu का ले। तो देखिए डिपॉजिट क्या हो रहा है, Cu हो रहा है ना, तो अपन यही लेंगे। ये फॉर्मूला आप यूज करना, इसमें आप लिखते जाना, W इक्वल टू, ये Cu का कितना हो जाएगा, 63.5 हो जाएगा। N की वैल्यू, अच्छा N की वैल्यू अब अपन देखेंगे, CuSO4 में क्या है, Cu+2 है, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ओके है। N की वैल्यू 2 होगी। F फैराडे कितना हो जाएगा अपना, वो ये 96500, ठीक है, 96500 हो जाएगा, इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60। आई एंड अपन इसकी वैल्यू रख देंगे और इसको आप सॉल्व कर लेना, ये अपना ग्राम में आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपना, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू डिपोजिट 100 ग्राम of aluminium from electrolytic cell containing Al2O3 using current of 120 एम्पियर, ठीक है। देखिए तो
अपने को क्या क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, आई अपने को दे रखा है 120 एम्पियर, हाउ लॉन्ग टाइम अपने को पूछा है, टी अपने को पूछा है। ओके, अब अपने को क्या देखा, डिपॉजिट क्या हो रहा है, डिपॉजिट एल्यूमिनियम हो रहा है, और कौन से इलेक्ट्रोलाइट से हो रहा है, Al2O3, मतलब Al2O3 से क्या डिपॉजिट हो रहा है, Al हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये अपने को पता होना चाहिए, n की वैल्यू 3 होगी। ओके, अब अपन जो मोलर मास है वो यूज करते हैं, मोलर मास अपन किसका यूज करते हैं, जो डिपॉजिट हो रहा है उसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लीजिए W इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, कोई फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ठीक है, M NF, ठीक है, IT, तो M की वैल्यू 27, N की वैल्यू 3 हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी 96500, I की वैल्यू अपनी क्या है 120 है, और T अपने को कैलकुलेट करना है, और W अपने को दे रखा होगा, ठीक है, W अपने को क्या दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। ओके, तो ये W हो जाएगा, ये 100 है भैया, ये 100, तो यहाँ पे W की वैल्यू रख लो 100, और ये T वैल्यू आप निकाल लेना, आंसर अपना आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्सन है, आप खुद कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है अपने कल की क्लास में अपन कवर करेंगे, ठीक है। इतना आप अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, कोशिश अपनी ये रहेगी इलेक्ट्रो के अपन को क्वेश्चन सही करने हैं, सारे क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं। तो आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।